मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। पिछले दिनों हमने रिपोर्ट की थी त्रिशा संजय कदम की, जिसे कोविड हुआ था। हमने आपको वार्निंग दी थी कि इस बार बच्चों में सबसे ज्यादा संक्रमण होने वाला है। पिछली बार 67,000 बच्चों में कोविड देखा गया, लेकिन इस बार ये आंकड़े डराने वाले हैं। तकरीबन 4.5 महीने में 1,06,222 बच्चों को कोविड हुआ है। 70% बच्चों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, मगर एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है। इसी हालत में बच्चे अस्पताल के ICU वार्ड में पहुंच रहे हैं, जिसमें नवजात शिशु भी शामिल हैं। अभी ऐसा है कि जो पेरेंट्स के बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 60 to 70% बच्चे जो फीवर के साथ में आ रहे हैं और लाइक डायरिया का कंप्लेंट है, कफ का कंप्लेंट है, इचिंग, रैश, ये सब तरीक़ों का कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। अगर उन सबको वर्कअप कर रहे हैं तो इट कम्स अराउंड 60 to 70% जो बच्चे आ रहे हैं वो कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ मिस्क। तो जिसमें भी 3 टाइप की कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, 2, 3। जो 1 कैटेगरी है उसमें कैसा रहता है कि जो माइल्ड फीवर विद कोविड एंटीबॉडी टाइटस पॉजिटिव। जो कैटेगरी 2 है उसमें फीवर विल बी हाई ग्रेड एंड हाई एंटीबॉडी टाइटर एंड हाई इन्फ्लेमेटरी मार्कर ऑल्सो, जैसे कि फेरेटिन, डी डाइमर, CRP, ये सब चीज़ें बहुत हाई रहेगा। एंड 3rd कैटेगरी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी है। उसमें बच्चा आ रहा है शॉक के साथ में, लाइक हाइपोटेंसिव शॉक, BP बहुत कम हो रहा है बच्चों का, और जिस कंडीशन में आते हैं वो बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते हैं कि उनको अगर इमरजेंसी एकदम इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं चालू किया तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा धोखा रहता है। तो उनमें हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड एंड हाई डोज ऑफ IVIG का रोल रहता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट का रोल रहता है, एंड आइनोट्रोप जो कि BP बढ़ाने के लिए दवाई है, हार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, हार्ट BP को सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई डोज में दवाई लगता है। इसमें जान जाने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। KJ सुमैया अस्पताल के ICU वार्ड में 8 महीने का मुस्तफ़ा कई दिनों से भर्ती है। कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, मगर एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है। मुस्तफ़ा को MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, जो कोरोना संक्रमण के कुछ दिनों बाद होती है। डॉक्टर बताते हैं कि 8 दिनों में मुस्तफ़ा के हालात में सुधार आया है। मुस्तफ़ा 8 दिन से बीमार था बच्चों, वो बाहर के डॉक्टर से इलाज ले रहा था और उसको काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर था एंड खांसी था, कंटिन्यूसली खांसी था, कफ करता था ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 मिनट, और बीच में खांसी करते करते उसका सांस भी रुकता था। जब हमारे पास बच्चू आया उसको हाई ग्रेड फीवर था 103 का एंड ब्रेथलेस था बच्चू। जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है नॉर्मली 30 से 40 के अराउंड रहना चाहिए, ये बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट अराउंड 70 to 80 था। और जो जिस तरीके से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, जिसको बोलते हैं कि जब सांस लेने में खड्डे पड़ते हैं, तो उस तरीके का बहुत ज़्यादा खड्डे पड़ रहे थे, लाइक रेस्पिरेटरी फेलियर में आया था हमारे पास में बच्चू। जब आया था सैचुरेशन उसका अराउंड 86-88% सैचुरेशन था। उसका ब्लड टेस्ट किया, ब्लड गैसेज बहुत ख़राब थे एंड ब्लड रिपोर्ट भी बहुत ख़राब था। तो अभी एज करंट पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो उस हिसाब से हमने उसको कंसिडर किया और उसके कोविड एंटीबॉडी और RT-PCR दोनों भी चीज़ें भेजी गई, और साथ ही साथ उसका इलाज चालू किया। हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर पर डाला। पहले स्टार्टिंग के शुरुआत में उसको ऑक्सीजन 70 to 80% ऑक्सीजन लग रहा था। दैन ग्रेजुअली बच्चों ने जब रिपोर्ट आया उसका कोविड एंटीबॉडी का, इट वॉज पॉजिटिव। दैन हमने MIS-C का वर्कअप किया। MIS-C आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है बच्चों में। तो MIS-C भी रिपोर्ट एंटीबॉडी टाइटर बहुत हाई थे, डी डाइमर बहुत हाई था, फेरेटिन बहुत हाई था। फिर उस हिसाब से हमने उसको स्टेरॉइड स्टार्ट किया। अदरवाइज अगर हम लोग स्टेरॉइड स्टार्ट नहीं करते और IVIG वगैरह नहीं देते तो बच्चे का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस था। तो वेंटिलेटर एक साइड से हम लोग रेस्पिरेटरी सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ से जो साइटोकाइन स्टॉर्म चालू था उस पर हम लोग जो स्टेरॉइड्स है और IVIG है, बहुत महंगा दवाई है, ये सब चीज़ें रहता है, वो सब चीज़ें हमने उस पर लगाया विद फुल सपोर्ट। ग्रेजुअली बच्चा इंप्रूव हुआ, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे नीचे आया, सैचुरेशन 96-97 तक जाने लगा। तो हमने ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे FiO2 कम किया। अभी बच्चों को अराउंड 40% ऑक्सीजन लग रहा है एंड जो सांस लेने को तकलीफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। एंड जो उसके ब्लड रिपोर्ट थे, इनिशियली प्लेटलेट भी उसके 12 लाख के अराउंड थे। फिर हमने एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एस्पिरिन भी चालू किया, उसको स्टेरॉइड भी चालू रखा। अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे अभी हम लोगों ने डोज भी कम किया है उसका, IVIG का एक डोज हो चुका है
एंड स्टीरॉयड भी हमने अभी कम किया है एंड ग्रेजुअली अभी बच्चा इम्प्रूव है, इसलिए अभी हमने उसको NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट पे डाल दिया है उसको करके। इनिशियली इट वाज ऑन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट। सर इस वक्त बच्चा पॉजिटिव है या नहीं? नहीं, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चा पॉजिटिव है नहीं है। इस टाइम पे बच्चा बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है बिकॉज उसका एंटीबॉडी टाइटर्स आर वेरी हाई, एंटीबॉडी टाइटर ज़्यादा है उसका एंड RT-PCR नेगेटिव है। तो ये ऐसी स्टेट में है कि ये दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकता करेंटली। बट क्या है, बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी टाइटर बहुत हाई है तो इसमें मिस्ट मतलब होता है मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। तो उसमें सारे सिस्टम का इन्फ्लामेशन होता है, तो वो एक्सेजरेट होने की वजह से ये सारी तकलीफें होती है। तो अभी एट प्रेजेंट करेंटली बच्चा इन्फेक्टिव फेज में नहीं है। इसको प्रॉब्लम शुरू हुई कुछ 8 दिन पहले। इसको खांसी से सीना एकदम जमा रहा था, बुखार लग रहा था और मतलब 8 से थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। उसके बाद इसका सीना एकदम जकड़ने लगा। उसके बाद मैंने इसको पास के अस्पताल में दिखाया था, दवा लिया वहाँ से, तो इसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर के पास भी गई तो इसका मतलब ज़्यादा मतलब कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने सुमैया हॉस्पिटल में मुझे किसी ने जानकारी दी, यहाँ पर जाओ, बच्चे के डॉक्टर बहुत अच्छे बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं आई और मेरा बच्चा माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि पिछले साल 9 मार्च से 31 दिसंबर तक 10 महीने में कुल 76,110 बच्चों को कोरोना हुआ था। 1 अप्रैल से 13 मई तक तकरीबन 43 दिनों में 10 साल से नीचे 76,401 बच्चों को कोरोना संक्रमण हुए हैं। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक 10 साल से छोटी उम्र के 1,06,222 बच्चों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। 43 दिनों में तकरीबन 72% मामले सामने देखने को मिले हैं। 152 संक्रमित बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं। जैसा कि फर्स्ट वेव में ऐसा था कि बहुत कम बच्चे इन्फेक्ट हो रहे थे और जो इन्फेक्ट भी हो रहे थे लेकिन सीवियरिटी उनकी ज़्यादा नहीं था, लाइक दे वर लाइक एसिम्प्टोमेटिक केसेस। बट अभी ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि अभी जो भी पेशेंट अभी हमारे पास हाई ग्रेड फीवर के साथ में आ रहे हैं और उनका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो एंटीबॉडी के साथ में जो एंटीबॉडी जो पॉजिटिव आ रहा है वो वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक हैं एंड जो कोविड RT-PCR पॉजिटिव है वो भी सिक रहते हैं। लेकिन these both are a different category, like one is a active infection and second is a because of antibody titer high होने की वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में हमारे पास में बच्चों आ रहे हैं। KJ सुमैया अस्पताल के NICU के इंचार्ज डॉक्टर इरफान अली बताते हैं ये संक्रमण बच्चों के लिए खतरनाक है। वजह बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के साथ इन बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस का भी खतरा है। ये म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम आपको अगली रिपोर्ट में पूरी जानकारी देंगे। फीवर अगर 4 या 5 दिन का ऐसा फीवर लेके कंटिन्यूसली बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में आ रहे हैं और जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में इसमें भी माइल्ड टू मॉडरेट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे, लेकिन सीवियर में जो बच्चे हैं उनका कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है उनको, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ ICUs, लाइक पीडियाट्रिक ICUs है वो वेरी लेस नंबर एज़ कम्पेयर टू अडल्ट ICU एंड जो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट है लाइक इंटेंसिव केयर वो फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अडल्ट काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से जब बच्चे बैड होके आते हैं उनको काफ़ी हाई डोजेज दवाइयाँ लगती है और अभी जो कॉम्प्लिकेशन न्यू कॉम्प्लिकेशंस भी हैं लाइक हम लोग जो इतना हाई डोज स्टेरॉइड देते हैं उससे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन, शुगर फ्लक्चुएशन एंड बच्चों को इन्फेक्शन भी बैठ रहे हैं। तो लाइक अभी जैसा अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस का, तो दैट इज़ द मेन रीजन बिकॉज इतना हाई डोज में स्टेरॉइड वगैरह लग रहा है उसकी वजह से वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है। तो सेम थिंग जब हम इतना स्टेरॉइड और बाकी के मेडिसिन देते हैं तो उस चीज़ पे हमको बाकी की चीज़ें भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है, लाइक सेप्टिक प्रोफाइल साइड बाय साइड करना पड़ता है और ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर वगैरह रखता है तो उसके खुद के साइड इफेक्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं लाइक वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, फिर ऐसे पेशेंट्स को दवाइयाँ देने के लिए सेंट्रल लाइन वगैरह ये सब चीज़ें लगते हैं। बच्चों में कोविड संक्रमण ज्यादा मिलने से तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी गई है। KJ सुमैया अस्पताल के डॉक्टर इरफान अली और इनकी टीम नवजात शिशु और बच्चों के लिए ICU बेड और ऑक्सीजन बेड की तैयारी में लग गए हैं। बड़ों के मुकाबले बच्चों के ऑक्सीजन बेड और ICU बेड में कमी है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे अपनी तकलीफ को नहीं बता सकते, इसलिए माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों में बदलाव देखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो अभी जो बच्चे आ रहे हैं ना वो हाई ग्रेड फीवर स्पाइक
विद मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। लाइक मल्टी सिस्टमिक का मतलब क्या है, या तो CNS इन्वॉल्वमेंट होता है। CNS मतलब बच्चा सुस्त रहेगा, या एनकेफेलोपैथिक रहेगा, मतलब शुद्धि में नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सोता रहेगा। पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं कि बहुत फीवर है और बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, डल लिथार्जिक है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन अपना लंग्स है, लंग्स में बच्चा सांस तेज़ी से ले रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आते हैं बच्चे, ये एक सेकेंड कॉम्प्लिकेशन। थर्ड कॉम्प्लिकेशन लाइक उसको रैश आते हैं पूरे बॉडी पे, और कंजक्टिवाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। हाई ग्रेड फीवर विद कंजक्टिवाइटिस विद बॉडी रैश, ये सब तरीके के जो सिम्टम्स लेके आते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। और अगर फीवर 1 या 2-3 दिन से ज़्यादा फीवर जाता है तो डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी अर्ली फेज़ में अगर हम लोग पकड़ते हैं तो उसका आउटकम्स आर गुड। अगर लेट फेज़ में आते हैं तब तक बॉडी को बहुत ज़्यादा भाग इन्वॉल्व हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं बच्चों को। दूसरी लहर के डबल म्यूटेंट वायरस से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर ज़्यादा असर देखा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिलाएं गर्भवती होने से पहले टीका जरूर लगाएं। इस डबल म्यूटेंट वायरस में नॉन कोविड गर्भवती महिला के बनिस्बत कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला में डिलीवरी के समय ज़्यादा दिक्कत देखी जा रही है, जिससे नवजात शिशुओं के एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है। इसमें वेरी क्लियर कट गाइडलाइन है नेशनल न्यूनेटल फोरम, हमारा बच्चे लोग का फोरम, और गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक का फोरम से, कि माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। माँ का जो शक्ति आएगा वो बच्चे को दूध से मिलेगा, तो दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। अपने को प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रिकॉशन बहुत क्लियर है कि जब भी माँ बच्चे के पास जाए तो अपना मास्क पहन के रखे। मास्क पहन के रखे, बच्चे को छूने से पहले हाथ धो ले या हाथ सैनिटाइज कर ले। हाथ धोने और सैनिटाइज करने के बाद ही बच्चे को ले, फिर बच्चे को दूध पिलाए। दूध पिलाने के बाद बच्चे को रख दे, फिर वापस हाथ धो ले और मास्क पहने। जितना पॉसिबल हो बच्चे को, जब दूध नहीं पिला रही हो, बच्चे को कुछ कर नहीं रही हो, तो अपने से दूर रखें। हो सके तो 3 से 6 फीट दूर रखिए। इम्पॉर्टेंट है, अगर बच्चा रोना चालू किया तो घाई में बच्चे को उठा नहीं लेना चाहिए। उस समय थोड़ा 5-10 सेकंड ज़्यादा लगे, अपना मास्क पहन लो, अपना संतुलन रखिए, हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, फिर ही बच्चे को देखिए। सो इम्पॉर्टेंट है, दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए, दूध पिलाना कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन मास्क और हाथ धोना माँ को करना चाहिए एवरी टाइम। सर, इस तरह के प्रिकॉशन तो उन बच्चों के लिए भी करना चाहिए जिनको कोविड हो या ना हो, सारी माओ को इस तरह से करना चाहिए। हाँ, अगर माँ पॉजिटिव होए और बच्चा नेगेटिव होए तो माँ को सब बच्चे के लिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन बड़े बच्चों में हो सके तो नेगेटिव हो तो आइसोलेट करना चाहिए माँ को। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों में तेजी से बुखार आना, खांसी, सांस लेने में दिक्कत या लूज मोशन और सुस्तपन जैसे लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी करे बच्चों को डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि समय रहते आपके बच्चों को सही इलाज मिलने से अस्पताल में भर्ती करने की नौबत ना आए। अपने साथ अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। दोस्तों, आप में से अगर किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम आप तक सही रिपोर्ट और सच्ची रिपोर्ट पहुंचा सकें। और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।